नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट कर दिया था। अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम हम समझाने जा रहे थे। पहले स्नेल का नियम क्या है वो लिख देता हूं मैं। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू नियतांक, और इसको अपन ने समीकरण 1 दिया था। स्नेल का ये नियम है, या अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना साहब, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको समझाने के लिए आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, कुछ उदाहरण आदि इत्यादि सब कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है। जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसको मैं कंटिन्यू भी रखूंगा। उस लेक्चर को मैं यहां पर आपके सामने कंटिन्यू रखूंगा। मैंने सिम बोर्ड में सेव कर रखा है। अब आज अपने को ये नियतांक समझना, जिसके लिए अपन ने इतनी सारी मेहनत की, ये समझना है ना, क्योंकि इसके समझे बिना अपवर्तनांक में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब सब इसकी तरफ अपन चलें, है ना। यहां नियतांक, अब देखो ये सब क्या है, अभी अपन देखा जाए अपना, तो अपन अभी अपवर्तन के नियम पर ही पढ़े हैं। इसको सिलेबस थोड़ी मानता है। अपवर्तनांक को जो मैंने समझाया, ये सिलेबस के लिए कुछ नहीं, सिलेबस इसको नहीं मानता। अब आप समझता, अब तो आपके तो समझ में अभी भी आने में मुश्किल होगी, पर सिलेबस इसको टॉपिक नहीं मानता। सिलेबस के लिए तो अभी तक आप अपवर्तन के नियम पे पढ़े हुए हो, लेकिन हम जानते हैं कि आगे बढ़ना आसान है, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर समझ में नहीं आया तो क्या फायदा। नहीं, तो हम अपने हिसाब से तो तैयारी करके रखते ही हैं। तो सब अपन तो अपनी तैयारी पे आ जाएं। अब ध्यान से समझें, मैं उस चित्र को निकाल लेता हूं, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मेरे पास सब व्यवस्थाएं हैं ना। हाँ सब, ये वही पिछला लेक्चर। यहां नियतांक माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, लिखा रखा है मैंने। तो यहां कहां से किरण आ रही है? 1 से। कहां? 2 में। तो सब नियतांक जहां से किरण आएगी उसके सापेक्ष, जहां किरण प्रवेश करेगी उसका, तो 1 से आ रही है, 2 में प्रवेश करी, तो 2 का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। अब उसको देखो, मैं बोलूंगा आप फंस जाओगे। तो यहां नियतांक माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, जिसे 1n2 से लिखते हैं या 1n2 द्वारा दर्शाते हैं। बाकी तो मैंने आपको सब समझा ही दिया था, है ना। तो सब, अब मैं वापस उधर चलूं अपने नए, जहां अपन ने दुकान खोली आज, है ना। तो सब इसलिए साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1n2, यानी n2 अपॉन n1। तो सब, अब ये तो अपन समझिए कि n2 क्या है? n2 निरपेक्ष अपवर्तनांक है, n1 क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और 1n2 क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। तो सब कहने का मेरा मतलब है, अब इसको समीकरण A डाल देता हूं ना। तो सब आपको स्नेल का नियम अब जाके कंप्लीट मिल गया।
ये स्नेल का नियम तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई ऐसी कमी घटती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, अब आप चाहे ये भी क्यों लिखते हो N2/N1, परवाह, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो सब ये जो नियम है अपवर्तन का या स्नेल का नियम है उसे ऐसे समझें। अब बात को आगे चलाएं, है ना। अब आगे मैं आपको एक नियम पढ़ाता हूं, उससे फिर आगे बात करेंगे अपन। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब ये बात भी समझिए साहब, है ना। अभी तो अपन ने जो प्रकाश की किरण दिखा रखी थी वह माध्यम 1 से किस में जा रही थी साहब, वो मैं साइड में हट जाऊंगा साहब, है ना। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, आप देख ही रहे हैं, है ना सर। अगर मान लो इसका उल्टा करते, यानी किरण को माध्यम 2 से आपतित किया जाता, किसमें, माध्यम 1 में, तो सब उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही कहता है प्रकाश को माध्यम 2 से माध्यम 1 में आपतित किया जाए, अगर उल्टा कर दें किया जाए, तो प्रकाश किरण उसी पथ का अनुसरण करेगी जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करते समय तय किया गया था, उसी माध्यम, है ना। किरण ऐसी कैसी रहेगी, इससे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। दोबारा समझें, यह सिद्धांत यूं कह रहा है कि माध्यम 2 से प्रकाश को माध्यम 1 में आपतित किया जाए तो प्रकाश किरण का पथ वही रहेगा, यानी प्रकाश किरण उसी पथ का अनुसरण करेगी जो माध्यम 1 से माध्यम 2 पर आने में किरण द्वारा तय किया गया था, पथ वो का वही रहेगा। इसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं, है ना। अब अगर मैं माध्यम को उलट दूं, है ना, अब उल्टा कर दें अपन, तो देखो समीकरण को कैसे लिखेंगे। तो सब अगर माध्यम उलट दें, है ना, मैं सब लिखता जाता हूं, यदि माध्यम उलट दें, तो यदि माध्यम उलट दें, है ना, अब उलट दें तो साहब आपतन कोण कौन हो जाएगा, R हो जाएगा, और अब अपवर्तन कोण कौन हो जाएगा, I अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, 1n2 तो लिख नहीं सकते, अब क्या लिखोगे आप, 2n1। अब माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तन, वापिस तो ले जाऊं सब, है ना, तो थोड़ा सा चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए बेहतर से बेहतर। ये देखो, अब अपन 2 से 1 में जा रहे हैं, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपतन कोण, है ना। और ये क्या बन गया, अब ये बन जाएगा अपवर्तन कोण, क्योंकि अब किरण आपकी उल्टी आ रही है, उलट दिया आपने। अब आप 2 के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बताओगे, 1 का, तो अपन ने यही लिखा, ये देखो, है ना। यदि माध्यम उलट दें तो आपतन कोण जो पहले अपवर्तन था वो आपतन बन जाएगा, और जो पहले अपवर्तन था, ये जो पहले आपतन था वो अपवर्तन। अब 2 के सापेक्ष 1 का, यानी 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। तो साहब अब मेरा ख्याल है आप स्नेल के नियम को लिखना बेहतर समझ गए होंगे आराम से, अब कोई आपको समझने में दिक्कत आने वाली नहीं है, है ना। अब आप देखो, अतः समीकरण A इंटू समीकरण B,
ए और बी का गुणा करो आप, तो देखो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1 and 2 में तो लिखोगे आप साइन आई अपॉन साइन आर, और 2 and 1 में लिखोगे आप साइन आर अपॉन साइन आई। ये कट जाता है सब। इसका मतलब ये हुआ कि साहब 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1 है ना। अब ये 1 and 2 2 and 1 ऐसे आपको कम समझ में आता है ना। तो सब ऐसे समझ लें, यदि माध्यम एक हवा है ना, एयर, व माध्यम दो जल यानी वाटर है, तो अब देखो तो क्या लिखेंगे, एयर टू वाटर इनटू वाटर टू एयर इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो बीच में है वाटर वाटर, ये अफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट क्या रह जाएगा, एयर टू एयर, और खुद के सापेक्ष खुद का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। यानी बीच में आप कितने ही माध्यम ठूस सकते हो, उन सबका मल्टीप्लाई 1 ही होगा, है ना। अभी बताता हूं मैं आपको, है ना। यहां पे एक बात समझो, अतः n एयर टू वाटर अपॉन n वाटर टू एयर, इसका मतलब हम अपवर्तनांक को हर अंश में भी शिफ्ट कर सकते हैं। एयर टू वाटर अगर नीचे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा वाटर टू एयर, है ना। तो दो बातें आपको यहां पे समझ में आ रही है, दो बातों में समझ में आ रही है कि साहब पहली बात तो बीच में अगर कॉमन हुए तो उनका मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट ही रह जाता है, यानी एयर टू एयर रह जाता है, इसलिए 1 आ गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम मीडियम को अपवर्तनांक को अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे ले जाएंगे, तो उल्टा हो जाएगा। जैसे एयर टू वाटर, अब उससे बटे में लिखना है तो क्या लिखोगे, वाटर टू एयर, वैसे लिखाई में आएगा, है ना। तो एयर टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाटर टू एयर। तो एक तो आप इसको सीख लो। अब मैं सब यहाँ पे ऊपर वाले का उदाहरण और देता हूं, है ना। ये आप नियम क्लियर हो गया, अब नियतांक आप समझ ही गए। अब सब अपन क्या करते हैं, समांतर या परस्पर समांतर विभिन्न माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को देखते, जस्ट केवल ये अपवर्तनांक को समझने के लिए, है ना। तो अपन ने कुछ लेयर्स ले ली, जैसे ये एयर, है ना। एयर के बाद अपन ला देंगे वाटर में, है ना। वाटर के बाद अपन ला देंगे इसको ग्लास में, है ना। अब जैसे एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, और फिर ग्लास से वापस इसको बाहर लाके पटक देंगे एयर में, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर अपन अभिलंब बना देते हैं और किरण का पथ दिखाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा अपने अपवर्तनांक सीखने के लिए कर रहे हैं अपन, है ना, ज्यादा आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलो साहब, ये अभिलंब है ना, अभिलंब वाइट से बना दिया करेंगे। अभी किरण सब आ रही है, एक मिनट, लाल से, है ना, हवा से पानी में, तो ठीक है। इन दोनों की बात करें तो ये विरल है और ये सघन है फिलहाल। तो ये मैंने आपतित किरण दिखा दी,
ठीक है, अभिलंब की तरफ झुकेगी, अरे यार, अभिलंब की तरफ झुकेगी, यानी ये आई है ना, ये R1, R1 कह दो क्योंकि माध्यम बहुत सारे हैं ना, क्लियर। अब आ जाओ सब, वापिस अभिलंब बना दूं ना, फिर आगे बात कर लेंगे। अभिलंब N1, अभिलंब N2, PQ QR, ठीक है। अब आगे चलो, अब आप वाटर ग्लास की बात करो। जब वाटर ग्लास की बात करेंगे तो अब वाटर का डेंसिटी ग्लास से कम है, तो वाटर कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल। अब इसके सापेक्ष ग्लास का घनत्व अधिक है, तो ग्लास क्या हो गया, सघन। ये R1 है तो ये भी R1 ही होगा, दिख रहा होगा आपको कोण। फिर किरण और अभिलंब की तरफ झुकेगी, क्योंकि आप विरल से सघन में आ रहे हैं, कांच में आ रहे हैं ना पानी से, तो फिर अभिलंब की ओर झुकेगी। ये झुका दी सब, इसको कहते हैं R2 एंगल को, जगह कम है मेरे पास, है ना। चलो अपने को तो मैथमेटिकल देखना है ना। ये फिर अभिलंब बना दूं यहां पे लास्ट बार, ये अभिलंब 3। अब आप ग्लास और एयर को देखो, तो एयर तो विरल है साहब, तो अब किरण कहां आ रही है, अब सघन से विरल आ रही है, तो अभिलंब से दूर हटे। ये कोण आप समझ ही होंगे, ये R2 तो ये भी R2 है ना, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है पर अब होने दो। और ये निर्गत किरण, अब अभिलंब से दूर हटेगी, इसको E बोल देता हूं, निर्गत किरण है तो सब ये तो आप समझ गए, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से चिपकेगी, और सघन से विरल आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये तो चित्र है। अब देखो इसका अपन तो डाटा लेते हैं, है ना। अब इसका अपने को तो सिंपल देखो, है ना। पहले आ जाओ 1 to 1, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, क्लियर। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R1, है ना। क्या बोलोगे साहब, एयर टू वाटर, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। मेरे को लाल पेन जाने को जमता नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, वाटर टू ग्लास, है ना, वाटर टू ग्लास, है ना। वाटर टू ग्लास में अब आपतन कोण बोलो, साइन R1, और अब अपवर्तन R2 होगा, वो लिखा है उस क्रम में। अब क्या बोलेंगे साहब, N वाटर टू ग्लास, है ना। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3, ठीक है। अब आ जाओ वापिस ग्लास टू एयर, है ना। तो सब अब वापिस बात कर लें किसकी, ग्लास टू एयर की, है ना। आपतन कोण अब कितना होगा, वही R2 साइन R2 अपॉन फाइनली साइन I। जब ये निकलेगी, इसमें एक चीज है जो अभी आपके सामने नहीं आई है ना, कि जब किरण निकलती है तो वह उसी किरण के समांतर होती, तो ये I रहेगा ना, ये भी आगे बता दूंगा मैं, है ना। अभी अपन सिद्ध कर देंगे कि जब किरण निकलेगी तो ये उसी पथ का अनुसरण करती है, उसी के समांतर होती है आपतित किरण के। तो ये अभी प्रूव करना बाकी, थोड़ा सा मेरे को मार्जिन दे दो, अभी मैं कर दूंगा ना। तो वापस क्या लिख दिया मैंने, साइन I, है ना। निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है, अगले टॉपिक में प्रूव कर दूंगा ना। अब किरण कहां से कहां आई, ग्लास टू एयर, यानी ग्लास टू एयर। ये समीकरण 3 ही हुआ, वो देखो जल्दबाजी में टॉपिक को ही
समीकरण बना दिया मैंने। चलो, है ना। तो एक बार और बता दूं, ये अभी मैं अगले टॉपिक में ही बताने जा रहा हूं कि निर्गत किरण या विभिन्न माध्यमों से गुजरने के पश्चात निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है ना। अभी तो मैंने लिख दिया आई, बताने जा रहा हूँ। पहले मैं अपवर्तनांक समझाना चाहता था, वो कारण। तो मैंने ये आई लिख दिया और ये आपतन कोण R2 है, निर्गत कोण है ना, ये अपवर्तन कोण। अब देखो, बाई इक्वेशन 1 and 2 and 3 है ना। इधर देखो पहले लेफ्ट, n air to water into n water to glass into n glass to air। इधर गुणा करोगे R1 R1 से कट जाएगा, R2 R2 से कट जाएगी, बटे में यहाँ भी है ना, और I से कट जाएगा। तो इधर राइट साइड को गुणा करोगे तो इन सबका गुणा क्या आएगा? 1। यही मैं आपको इस जरिए बताना चाहता था कि देखो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। कॉमन जो है वाटर वाटर से आप कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ। ग्लास तो ये एयर टू एयर रह गया, और एयर टू एयर क्या होगा? 1 ही होगा। तो कहने का मतलब जैसे आपको कोई अपवर्तनांक तोड़ना हो, कोई भी अपवर्तनांक तोड़ना चाहते हो आप, तो आप तोड़ने के लिए कॉमन का इस्तेमाल कर लो, है ना। अगर ये जैसे मान लीजिए, अब मैं इसे लिखूं n एयर टू वाटर और n वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊं तो हो जाएगा n ग्लास टू एयर। अब ये देखो, ये बीच का तो खत्म हो गया ना, तो ये बीच का खत्म हो गया, तो ये क्या रह गया? n एयर टू ग्लास, लेकिन नीचे जाते ही क्या हो जाता है? n ग्लास टू एयर। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देख के फिर अपवर्तन के उदाहरण पे आता हूँ। दोबारा यहाँ पे देख लो कि इन तीनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉमन वाले ने अफेक्ट नहीं करते, फर्स्ट वाला का एंड के सापेक्ष रह जाता है। अब फर्स्ट वाला भी एयर है, एंड वाला भी एयर है, एयर का एयर के रेस्पेक्ट में 1 रह गया, है ना। अब शिफ्ट किया मैंने, तो इसको उधर पटकाना है। अब ये देखो आप, वाटर वाटर खत्म, तो एयर टू ग्लास रह गया, यहाँ एयर टू एयर 1 हो गया, तो ये एयर टू ग्लास रह गया ना, ये तो खत्म, बीच वाले तो एयर टू ग्लास रह गया, तो मैं लिख दिया एयर टू ग्लास, और नीचे जाते ही क्या हो गया? ग्लास टू एयर। तो जब भी, मेरे को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा सीधा समझो कि जब भी आप एक माध्यम से या एक अपवर्तनांक को हर से अंश में ले जाते हो या अंश से हर में ले जाते हो, तो ये चेंज होंगे। जैसे एयर टू ग्लास नीचे जाएगा तो ग्लास टू एयर होगा, और ग्लास टू एयर ऊपर आएगा तो एयर टू ग्लास। एक मैं तोड़ना सिखा रहा था आपको, तो तोड़ना सिखाता हूँ। जैसे अपन ने क्वेश्चन कर रखा है, इसको रिपीट करते हैं अपन। जैसे इसने कहा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, अपन ने तो बता रखा है ना, अपन ने इसको सवाल को कर रखा है, पर अपवर्तनांक की समझ अब पहले अपन ने किया था, तो पहले तो इस टाइप से किया था, मैं आपको बता देता हूं। n ग्लास अपॉन n वाटर, ये अपन ने लिख दिया था 3/2 और ये लिख दिया था 4/3, आंसर आ गया 9/8। लेकिन अभी भी देखो, मैं दूसरे तरीके से करता हूं, आपको वो चीज सिखाता हूं। देखो ये वाली तोड़ना है ना। अब मुझे तो आपने कहा कि वाटर टू ग्लास बताओ, तो वाटर टू ग्लास बताने के लिए मुझे इसे निरपेक्ष में कन्वर्ट करना पड़े, है ना। और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होता है? पानी हवा के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। अब मुझे तो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना सिखा रहा हूं ना, तो मुझे तो तोड़ना पड़ेगा। ये तो इसमें एयर तो कहीं है ही नहीं,
और हम जब बताएंगे उसको थोड़ा समेट दूं साहब, मेरा अगला टॉपिक नहीं आ पाएगा, इसे थोड़ा सा उधर समेट दूंगा मैं भी, है ना। अभी ऊपर वाले से बात को समझाता था मैं, इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, वाटर टू ग्लास, ठीक है साहब। तो मैं यूं कह रहा था कि ठीक है, ऊपर तरीके से तो कर चुके अपन, अब तोड़ना सीखो आप। तो मुझे तो निरपेक्ष तो सबके याद है, जैसे निरपेक्ष कांच का तो याद है 3/2, पानी का याद है 4/3, क्लियर, ये मुझे ध्यान है। तो मुझे तो एयर के रेस्पेक्ट में पता होता तो इसे तोड़ना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, इधर तो एक तो वाटर है, ग्लास है, तो क्या लाना पड़ेगा, एयर। तो देखो इसको तोड़ना सिखा रहा हूं मैं आपको, ये तोड़ो, एंड वाटर टू एयर इनटू एयर टू ग्लास, बीच का कॉमन हो गया ना, बीच का कॉमन हो गया तो ये तो गया काम से, है ना, क्लियर, ये तो गया काम से। तो क्या रह गया, वाटर टू ग्लास ही रह गया, है ना। अब देखो सब, अब आपने किसका अपवर्तनांक चाहिए, पानी के सापेक्ष कांच का। अब ये तो निरपेक्ष है, हवा से या हवा के सापेक्ष कांच का, तो ये तो निरपेक्ष, इसका तो मान आपको बता ही रखा है अपन ने, कितना बता रखा है, 3/2। अब ये निरपेक्ष कहां है, ये तो उल्टा हो गया, ये तो पानी के सापेक्ष हवा का हो गया, जबकि आपको तो हवा के सापेक्ष पानी का चाहिए। तो आप इसे नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, और नीचे लाते ही क्या हो जाएगा, एयर टू वाटर। अब बोलो कांच का कितना, कांच का 3/2, है ना। थक जाते हैं यार, ये कांच का कितना 3/2, पानी का कितना 4/3, तो कितना हो गया 9/8। तो बच्चों, आपको जब भी कोई निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए हो, आवश्यकता होती है ऐसी, तो आप तुरंत तोड़ देना। अगर ये निरपेक्ष नहीं था तो इसको नीचे ले आना, नीचे लाते ये उल्टा हो जाए। तो अब अपवर्तनांक के समझ को अब मुझे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पिछले लेक्चर से मैं घसीट रहा हूँ, और मैंने आपको बस एक फास्ट फॉरवर्ड दिखा देता हूँ सारा, कि सब तरीके से इसको मैंने घसीटने की कोशिश की है कि कहीं आप डिफीट नहीं खाओ। तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, आप स्लाइड को एक बार बस 10-20 सेकंड देखते रहें, है ना, और मैं आगे ले जाता हूँ आपको। ये देखो साहब, मैंने प्रकाश की चाल भी बता दी, सापेक्ष भी निकाल के बता दिया, हर चीज मैंने आपके सामने निकाल के दिखा रखी, हर चीज आप आराम से देखिए, है ना। तो इसके अलावा ये भी दिखा दिया, इधर ये अपवर्तनांक मैं जो भी लिखूंगा, जो भी फॉर्मूले में रहेगा मेरे, हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। मैं जो भी फॉर्मूले में अपने रहेगा 12th में ना, अपन क्योंकि विरल के सापेक्ष सघन का बताएंगे, वायु ऑब्लिक निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम 1, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में गमन करेगा तो चाल के साथ साथ तरंग दैर्ध्य व तीव्रता परिवर्तित होगी, आवृत्ति में चेंज नहीं होगा। चौथा, अपवर्तनांक प्रकाश की प्रकृति, भौतिक अवस्था, प्रकाश के रंग व ताप पर निर्भर करता है ना। तो ये अपन ने बता दिया, और आज आते ही भी अपन ने कंटिन्यूस कर दिया, ये आपका अब स्नेल का नियम कंप्लीट कर दिया। इसमें ये सारे आपको उदाहरण बता दिए, फिर से आप सैंपल ले लिया, विभिन्न समांतर माध्यम से गुजरने वाली किरण, तो बता दिया सब ये बीच के होते हैं, कॉमन जो होते हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं, फर्स्ट टू एंड रह जाता है, फर्स्ट टू एंड रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पुराना सवाल करा रखा था वो देखो तोड़ के बताया, फर्स्ट टू एंड रह जाएगा, बीच का कॉमन कर दो तो फर्स्ट टू एंड रह जाएगा, बीच का कॉमन कर दिया मैंने, एयर ठूस दिया क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में निरपेक्ष। चलो सब, अब अपन अपवर्तन के उदाहरण लेते हैं। कांच की सिल्ली या कांच की पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन, है ना, चित्र महत्व रखता है।
तो साहब अब उदाहरण आ जाते हैं अपवर्तन के उदाहरण, है ना। अपवर्तन के उदाहरण, इसमें साहब ठीक है, पहला उदाहरण, एक दो उदाहरण तो अच्छी तरह से देंगे। कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि अब देखो कुछ एक तो फिर लिख देने चाहिए, बोलने वाला फिर बार बार देखना पड़ेगा, ये तो पीपीटी में। पहले साहब एक चित्र बनाते हैं अपन, फिर इसमें मैं भी आपको जो पेंडिंग चल रहा था ना वो सब चीजें बता दूंगा। कोई चीज पेंडिंग थी, हो सकता है आप भूल गए, मेरे को याद है। यह कांच की आयताकार पट्टिका है ना। इसकी मोटाई अपन ने मान ली स्मॉल टी, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n मान लेते हैं, इसको भी मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है। अब आपके इस ओर तो माध्यम एयर है ही, इस ओर आपका ग्लास है और वापिस एयर है, ठीक है। मोटाई वोटाई सब लिख दी मैंने। अभिलंब बिना, तल के लंब को अभिलंब कहते हैं, और अभिलंब बिना आज तक कुछ भी संभव नहीं है ना। देखो चित्र स्केल से बनते बहुत अच्छे बनते हैं साहब, पर अब मैं क्या करूं, यह अभिलंब पहला वाला। फिलहाल तो किरण को अपन ला रहे हैं, इस ओ को तो हटा देना, वो तो ठीक है, उठाओ। फिलहाल अपन किरण को कौन से कलर से लाऊं, चलो इससे एयर से ग्लास में ला रहे हैं। ये सब आपतन कोण और ये आपतित किरण। आपतन कोण देखो यार बहुत सटीक खींचनी चाहिए, ये सीधी खींचेंगी तो आपको चित्र देखने में आनंद आएगा। ये आपतन कोण, इसको बता दिया मैंने आई से, ठीक है। क्योंकि आप एयर से ग्लास में आ रहे हैं, एयर रेयर है, विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम है, तो स्वाभाविक है किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी अपवर्तन कोण का मान कम कर दो। ये सब वो थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो सारा काम बिगड़ जाता है साहब, और मेरा काम बिगड़ रहा है, टाइम लग जाएगा मेरे को। ये सब QR है ना, यहाँ पुनः अभिलंब बनाना पड़ेगा। ये पुनः अभिलंब येलो कलर से बना देता हूं मैं, ये N2, ठीक है, काम हो जाएगा, टाइम ठीक ठाक है। ये QR किरणों के नाम भी अभी सब बता दूंगा मैं, सब समझा दूंगा आपको, है ना। ये अपवर्तन कोण, इसको लिख लें, R1 लिख लेते हैं, और क्या करें। ज्योमेट्री से जानते हो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। अब किरण ग्लास से वापिस एयर में, यानी सघन से विरल माध्यम में। अब पहले एक बात को मैं समझा दूं, अगर कांच की पट्टिका नहीं होती तो यह आपतित किरण कहां जाती, पहले वो पोजीशन अपन बना लेते हैं। ये कांच की पट्टिका नहीं होती तो आपतित किरण सीधी निकल जाती, जो मैंने लिख भी दी है ना। आप विरल माध्यम को थोड़ा सा मैं दूर लिख दूं, कहीं वो इधर पास में इंटरप्ट नहीं कर दे ना। ये लो, चलो सब पेन चेंज करने पड़ रहे हैं ना कंटिन्यू, तो ये विरल माध्यम छोटा लिख देता हूं।
तो कांच की प्लेट नहीं होती, तो ये किरण इससे सीधी की सीधी निकल जाती। कांच की प्लेट क्या कर रही है वो तो आपको दिखाई रखा। अब अपन कहाँ आ रहे सब, अपन आ रहे सघन से विरल में। तो अभिलंब से किरण दूर हटेगी, ये मैं किरण को अभिलंब से दूर हटा देता हूं, आर एस है ना। इस कोण को मैं लिख देता हूं आई डैश लिख देता हूं, ठीक है, वो आई है। अब देखो यहां पर पी क्यू क्या है साहब, खटाखट आपतित किरण है ना। क्यू आर, अब क्यू आर नहीं मिल पाएगी आपको, ये अंदर रहेगी सिल्ली के। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है ना। आर एस, आर एस है निर्गत किरण जो बाहर निकल कर आई, निर्गत किरण है ना। आई आपतन कोण है इससे ही है ना। R1 अपवर्तन कोण है, ये वाला R1 द्वितीय आपतन कोण है ना। ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन, एक मिनट इनको कोणों को तो ऐसे ही बोलते, पहले किरणों पे वापस आ जाए। ये PQ आपतित किरण, वो तो पहले भी होती। QR जो कांच के अंदर अंदर है वो अपवर्तित, अब अपवर्तित नहीं मिलेगी आपको, अंदर रह जाएगी। आपको जो मिल रही है वो कौन सी किरण है, निर्गत किरण जो ये बाहर आ रही है। अब ये है आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण, प्रथम अपवर्तन कोण, ये फिर आ गया आपतन कोण, और ये आ गया द्वितीय अपवर्तन कोण है ना, या उसको कह दो निर्गत कोण, वो निकली ना, तो ये आई डैश को निर्गत कोण कह दो। ये दूसरा आपतन कोण है, जबकि ये अपवर्तन कोण है, और ये आई आपतन कोण। ये तो बन गया चित्र, ठीक है। अब देखो सब एक एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, यहीं से चालू हो जाता हूं। चलो छो चालू होते ही नहीं तो लफड़ा पड़ जाए। पहले आ जाओ एयर टू ग्लास है ना, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एयर टू ग्लास क्लियर। आपतन कोण क्या है सब, साइन आई। अपवर्तन कोण क्या है, आराम से साइन आई अपॉन साइन R1, दिख रहा है आपको। चलो अपवर्तनांक क्या लिखोगे, एयर टू ग्लास, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ सेकंड की बात, ये तो एयर टू ग्लास की बात होगी, आपतन कोण अपवर्तन कोण। अब दूसरे तल पर ये द्वितीय आपतन कोण और ये निर्गत कोण, क्योंकि आर एस कौन सी किरण है, निर्गत किरण, ठीक है ना। तो आर एस निर्गत किरण है। तो अब देखो सेकंड में आ जाए हम, कांच से हवा में, ग्लास टू एयर है ना। अब कांच से कहां, कांच से हवा में आ रहे हैं ना, ठीक है। अब आपतन कोण क्या बोलोगे, खटाखट बोलो। अब आपतन कोण बोलना पड़ेगा साइन R1, और अब अपवर्तन कोण किससे बोलना पड़ेगा, आई डैश को, ठीक है। कांच से कहां है, हवा में, तो कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, हवा का। चलो सब यहां तक तो आप समझ में आ गई बात आपके। मैं 2 मिनट में हाथ कर देता हूं। एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, आपतन कोण आई, स्नेल का नियम लगा दो, और अपवर्तन कोण आर, स्नेल के नियम से लिख दिया एयर टू ग्लास। सेकंड में फिर ग्लास टू एयर, स्नेल का नियम लगा दो, आपतन कोण अब R1 है, निर्गत कोण अब अपवर्तन कोण का काम कर रहा है, इस सेट में लगा दो ग्लास टू एयर है ना। अब क्या नाम से देखिए ध्यान से, अब क्योंकि एन एयर टू ग्लास इज इक्वल टू एन ग्लास टू एयर है ना। तो देखो अब एयर टू ग्लास की वैल्यू तो क्या रखते हैं, साइन आई अपॉन साइन R1, इसकी वैल्यू तो अपन रख दें साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक है। 1 अपॉन
ग्लास टू एयर की वैल्यू, ये ग्लास टू एयर की वैल्यू दी, साइन R1 अपॉन साइन I डैश, इसकी वैल्यू रख दें साइन R1 अपॉन साइन, चलो एक बार तो ऐसे लिख देता हूं साइन I डैश, यानी सीधी सीधी बात है साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I डैश अपॉन साइन R1, ये R1 से R1 कट गया, इसलिए साइन I इज इक्वल टू साइन I डैश, यानी I इज इक्वल टू I डैश। तो ये मैंने आपसे अभी जब थोड़ी देर पहले विभिन्न माध्यमों की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा था, या पहले रिजल्ट बता दूं, इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न माध्यमों में से गुजरते हुए जब प्रकाश किरण निर्गत होती है, यानी फाइनली जब बाहर निकल कर आती है, तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है, यानी निर्गत कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। लेकिन किरणों के बीच विस्थापन पैदा हो जाता है, ये 90 डिग्री पे देखो, मैं विस्थापन लेके दिखाऊं, ये 90 डिग्री है ना, इसको आप RM बोल दो बोले, जिससे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। दोबारा समझें, देखो सब A2 ग्लास ये ले लिया, स्नेल का नियम, ग्लास टू एयर ये ले लिया। अब क्योंकि अपन जानते हैं, यानी इधर पहले ही जानते हैं ऊपर, ये देखो अपने को पता है कि जब माध्यम नीचे ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी अपने को ये जानकारी है कि n A2 ग्लास बराबर होगा n ग्लास टू एयर, ये से लिख रहा। A2 ग्लास का मान रख दिया अपन ने साइन I अपॉन साइन R1, ग्लास टू एयर का मान रख दिया साइन R1 अपॉन साइन I डैश। इसमें फिर ये आपके सामने कट जाते हैं, और कट जाते हैं तो निर्गत कोण I डैश ये रहा, ये किसके बराबर आता है, आपतन कोण के। इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न माध्यमों से, अब इधर आ जाओ, देखो ये देखो, विभिन्न माध्यमों से गुजरने के पश्चात निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको ये बता दूंगा, आप टेंशन न लें, है ना। तो मैंने आपको इसलिए ही कहा था, ये मैंने I1 लिखा था ना, तो ये देखो ये I और ये भी क्या लिख दिया मैंने I, ये प्रूव कर दिया मैंने कि साहब विभिन्न माध्यमों से, अब ये देखो एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से वापस एयर, तो विभिन्न माध्यमों से गुजरने के पश्चात जब किरण बाहर निकलती है तो निर्गत कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के बराबर होती है। लेकिन किरणों के बीच, ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण, तो ये तो समांतर, यानी I बराबर I डैश, लेकिन किरणों के बीच में विस्थापन पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। अब अपना काम है इस पार्श्विक विस्थापन का कैलकुलेशन करना, है ना। तो सब अब जो अपना नेक्स्ट है वो अपन कैलकुलेट करेंगे पार्श्विक विस्थापन, यानी लेटरल, एक मिनट, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इससे भी अपन नाप सकते हैं, तो अब अपन डी नापने जा रहे हैं। सारी व्यवस्था कर ले पहले। मैंने आपको दर्पण के समय बता दिया था कि किरण प्रकाशिकी में चित्र बनाओ,
सब पता पड़ जाएगा। चित्रों में त्रिभुज ढूंढो, आपका सारा काम हो जाएगा। अब देखो यहां भी वही करना पड़ेगा। सारे देखो अपने पास टी नोन है, तो डी का मान आपतन कोण लाएंगे, उसमें टी लाएंगे, माध्यम का अपवर्तनांक भी ले आएंगे, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक तो सबका फिक्स है। तो डी निकालेंगे अपन। R1 तो अपन से पता नहीं पड़ेगा, R1 तो कांच की सिल्ली के अंदर रह गया, तो R1 के तो चक्कर में पड़ो ही मत आप। आई डैश और आई तो बराबर है इससे, तो आई निकालो चाहे आई डैश, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को डी ज्ञात करना है, यानी पार्श्विक विस्थापन। किरण सरक तो होगी ना, सिल्ली ने कुछ नहीं किया, निर्गत किरण और आपतित किरण है तो समांतर, ये देखो समांतर है, लेकिन सरका तो दी ना इसने, विस्थापित तो कर दी, वहां निकलनी चाहिए थी, निकली यहां पर, तो विस्थापन पैदा कर देता है कांच की। अब अपन इस डी को ज्ञात करें तो आपको कुछ भी किरण प्रकाशिकी में ज्ञात करो, बेटर ट्रायंगल क्रिएट करो आप, और ये जानो कि भाई कौन कौन सी चीजें जो आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आई अपन ज्ञात कर सकते हैं, अपवर्तनांक फिक्स है, टी अपने प्लेट की मोटाई यानी इसकी आयताकार पट्टिका की मोटाई है, तो टी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब अपने को डी चाहिए टी एन आई के पदों में, और के चक्कर में रहना ही मत। अब देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल तो ये तैयार कर लो, QWR, ये 90 एंगल हो गया है ना। इधर आए, एक ट्रायंगल ये रहा QRM है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये पूरा कोण I, यही ना, पूरा का पूरा I है, इसमें से R1 घटा दें तो ये कोण हो गया I माइनस R1, ठीक है ना। चलो सब कोण तो अब अपने को T, तो यहां तो अपने को QW तो डालना ही पड़ेगा है ना। अब देखो सब QW आधार हुआ और QR कर्ण हुआ। चलो फिर उसमें भी QR लेना पड़ेगा, D चाहिए अपने को, तो D लंब हुआ और QR कर्ण हुआ। देखो सब अब कैसे करना है, पहले लो आप ट्रायंगल QRM में, अब आराम से देखना सब, कोई टेंशन नहीं है ना। देखो QRM में लंब बटा कर्ण है ना, एंगल क्या बोलूं, I माइनस R1 है ना। साइन I माइनस R1, लंब, लंब तो D आ गया, कर्ण QR है साहब, इस QR को गायब करना पड़ेगा। चलो सब, तो लंब बटा कर्ण, QR को गायब करवाना अपने को जरूरी हो गया अपने लिए। तो दूसरा ट्रायंगल लो QWR है ना। तो सब ट्रायंगल QWR में बस यही देखना होता है, इसमें जो अपने नहीं आ रहा वो गायब करना है। अब ये तो T है, QW तो ये आधार, और कर्ण वही QR, आधार बटा कर्ण मतलब कोस हुआ है ना। तो साहब कोस R1 है ना, उसमें R1 ही शायद, देखो एंगल देख लेते, हाँ R1 ही, R1 आधार यानी T, ठीक है, आधार यानी T, T अपॉन QR,
अब आप समझ गए होंगे सारी व्यवस्था क्यूआर को काटने के लिए हुई है 1/2 से। समीकरण 1/2 है ना, यानी साइन i माइनस R1 अपॉन कोस R1। ठीक है, इधर आ जाओ सब, d अपॉन क्यू आर अपॉन टी अपॉन क्यू आर। क्यू आर से क्यू आर तो कट गया, मतलब बचा d अपॉन टी। ठीक है, अब देखो यदि i कोमा R1 आदि अल्प हों तो, अगर ये कोण अल्प है तो अपन जानते हैं साइन i माइनस R1 ये तो किसके बराबर लिखाई में आ जाएगा, i माइनस R1 के बराबर लिखाई में आएगा। ठीक है सब, है ना। लेकिन अगर कोस में कोण अल्प होता है तो कोस में कोण अल्प होगा तो उसे किसके बराबर लिखते हैं, 1 के बराबर। हमने पढ़ा हुआ 11 आपने त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर थीटा अल्प है तो साइन थीटा को थीटा बोलते हैं, लेकिन थीटा अल्प है तो कोस थीटा को 1 बोलते हैं, है ना। इसलिए अपन लिख दें i माइनस R1 अपॉन 1, देखो कोस का मान तो रख दिया, d अपॉन टी। ठीक है, d चाहिए अपने को तो, या एक मिनट मेरे पास जगह भी है, चलो, या d बराबर t इंटू i माइनस R1। इसको अब रोक दूं मैं समीकरण नंबर 3 के। अब सब मैंने आपको पहले ही बता दिया, R1 तो कांच के अंदर है तो R1 तो आपको प्राप्त होने वाला है ही नहीं। I तो प्राप्त हो जाएगा क्योंकि किरण तो आपने आपतित की है, तो I तो आपतन कोण है, वो तो आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन R1 आपको प्राप्त होने वाला नहीं है क्योंकि वो तो कांच की सिल्ली के अंदर जा चुका है। ठीक है, तो R1 को चेंज करो सब, R1 नहीं चलेगा तो चले साहब अपन उसको चेंज करें। अब मुझे अगले पेज पर ही जाना पड़ेगा, चेंज करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ऐसा नियम है जिसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। स्नेल के नियम से आपतन कोण की जा साइन आई और अपवर्तन कोण की जा R1। ये n एयर टू ग्लास है और एयर टू ग्लास का मतलब n ग्लास ही हो गया, और ग्लास का अपवर्तनांक अपन ने लिख ही दिया n। देखो आप सारी तैयारी अपन ने पहले से ही कर ली है। ये देखो मैंने अपवर्तनांक पहले क्या मान लिया, n, कांच की पट्टी का वो तो फिक्स है 3/2। अब देखो आप यूं मत सोचो मैं इसको क्यों लूंगा ग्लास टू एयर को, मेरा काम ही किससे हो रहा है, एयर टू ग्लास से हो रहा है, तो मैं एयर टू ग्लास को ही लूंगा ना। तो कई बच्चे भी सोचते हैं कि सर आपने यही क्यों लिया, अरे भाई मुझे R1 चाहिए और R1 मुझे जो कंफर्टेबली मिल रहा है वो एयर टू ग्लास से मिल रहा है, तो मैं एयर टू ग्लास से यानी इसी से लूंगा ना। तो मैंने देखो ये उठा लिया, यही चीज तो उठा ली ना अभी वापस आराम से। अभी n ग्लास मैं उसका अपवर्तनांक पहले ही n कह चुका हूं तो मैंने लिख दिया, है ना। अब देखो साहब, चलो क्योंकि I व R1 अल्प है इसलिए साइन I को तो I लिख दोगे और साइन R1 को R1 लिख दोगे, इज इक्वल टू n, यानी R1 बराबर I अपॉन n। R1 का मान नहीं था आपके पास,
तो R1 का आपने जुगाड़ कर लिया, ये लो सब। तो D बराबर T I माइनस R1, तो R1 की जगह मान रख दें, तो सब समीकरण 3 से है ना, समीकरण 3 से। तो बाई इक्वेशन 3 D बराबर T I माइनस R1, R1 की वैल्यू रख दो I अपॉन N, है ना। अब भले आप चाहो तो I बाहर निकाल लो, यानी लाइन भी खींचना ठीक ठाक नहीं लगता थोड़ा सा। ठीक है, हाँ सर। तो सब इसलिए D बराबर I कॉमन आ गया बाहर, T इंटू I 1 माइनस 1 अपॉन N। चाहो तो N वेन भी कॉमन ले लो, वो आपकी इच्छा है। अब देखो चित्र देखो, है ना, चित्र से आपको सब पता चल जाएगा। I नॉन है, T नॉन है, N नॉन है, और पार्श्विक विस्थापन D कितना आ रहा है अभी अपन ने निकाला, तो D बराबर सीधा सा आ रहा है T इंटू I 1 माइनस 1 अपॉन N। तो स्वाभाविक है, अब आपका T भी है, I भी है, और पदार्थ का अपवर्तनांक भी है। तो कहने का मतलब आप अब ये बता सकते हो कि किरण जो विभिन्न माध्यम से गुजरने के बाद फाइनली जब निकलती है, तो ठीक है, होती वह आपतित किरण के समांतर है, दोनों समांतर ही, लेकिन यानी आपतन कोण और निर्गत कोण समांतर, लेकिन खिसक जाती है, यानी उसके बीच में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, जिसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और कितना विस्थापन होता है, तो अब तो कैलकुलेशन है अपने पास, है ना, कैलकुलेशन बताती है कि इतना विस्थापन होता है, तो किरण कितनी खिसकेगी ये अपन बता सकते हैं। तो अपवर्तन के साथ ये एक उदाहरण हुआ, इसके अलावा और भी उदाहरण है, अगले लेक्चर में करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ तो मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं ही बोर हो रहा हूँ कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा तो रिपीट नहीं कर रहा। तो एक तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं समझाने के चक्कर में एक ही बात को बहुत ज़्यादा बार बोल रहा हूँ। हालांकि कोशिश तो मैं कम ही करता हूँ, लेकिन अब कहीं जाल लगता है कि कोई दिक्कत आती है तो फिर बार बार उसको दोहराते रहते हैं। तो एक तो आप ये बता दीजिएगा मेरे को कि सही कि बार बार तो मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं उसको फ्रीक्वेंसी को कम कर दूंगा। और समझ में आने में कोई तकलीफ हो रही हो तो ये सब रिपीट किए जा सकते हैं, कोई खास या कोई स्पेशल चीज़ नहीं। इसमें ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि पिछला जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू रखिएगा। आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो सारा काम क्लियर हो जाएगा ना। तो बस आज इतना ही, बाकी अपन फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे ना। थैंक यू वेरी मच, है ना। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।